हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज क्लास थर्ड है हमारा। ठीक है। और दो क्लास जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, क्लास थर्ड होगा। ठीक है। अभी बिहार में जो है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सिविल सर्विसेज 71, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर और असिस्टेंट एजुकेशन, ठीक है, ऑफिसर, ये जो है ना तमाम एग्जाम आपके 2 से 3 महीनों में होना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रीलिम क्वालिफाई करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए ना, ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और आपको बताएंगे आगे इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। और जैसे अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं ना यूट्यूब में, मैं यहाँ पे सारे लेक्चर को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सारे पीडीएफ को यहाँ पे रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे चीजों को याद करना है, कैसे समझना है। ठीक है। तो आप लोग इंटरेस्टेड है, जुड़ सकते हैं। वीडियो के अंत में बात करेंगे कौन किन किन को इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए, ठीक है, और किनको ज्यादा लाभ होगा। और जो हमारा कंटेंट जो प्रिपरेशन हुआ है ना, जो रेडी जिसको किए हम लोग, उसमें घटना चक्र, उसमें एनसीईआरटी, उसमें लुसेंट और पीआईबी गवर्नमेंट जो साइट है, और जनसत्ता जिसको हम डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये तमाम फैक्ट को यहाँ से हम अपने सोर्स को क्या कर रहे हैं, लिए हैं। अगर आपको मन में शक है कि क्या हमारे लिए इनफ है, तो आपको बता दें, आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन इस पीडीएफ को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना यूपीपीसीएस के भी फैक्ट और यूपीएससी के भी फैक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में टॉपिक रिपीट करता है बार बार। अब देखोगे ना एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जो है ना इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। और हमें कट ऑफ के लिए कितना चाहिए, 90+ चाहिए। ओके, तो हम लोग कट ऑफ पार कर लेंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो पीडीएफ को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए। आज हमारा क्लास थर्ड है। तो पॉलिटी के जो यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दिया गया है आई बैच पे। ठीक है। फुल आई, हमारा बैच का नाम क्या है, फुल आई। ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। नंबर बता दें, चलिए नंबर लिख लीजिए, 9430357042। ठीक है, नंबर है। दूसरे नंबर पर ट्राई कीजिएगा, 8210702921। और आप लोग को लगेगा कि बैच में ज्वाइन होना चाहिए, तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है। और कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं या क्वारी करना चाहते हैं इस एग्जाम से रिगार्डेड, तो कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछेगा आपसे। पॉलिटी में जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। और राष्ट्रपति भी न्यूज में आते रहते हैं, कभी आप देखोगे कॉलेज में संबोधित कर रहे हैं, कभी जो है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो है बात कर रहे हैं, कभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे जुडिशरी है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लोग अच्छे से जो है मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट को लेकर जो फैक्ट है ना मैंने तैयार किया है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस अनुच्छेद में, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें आर्टिकल 52। बस इसको इतना ध्यान रख लीजिए, पूरा का पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट को याद रखेंगे, आर्टिकल 52। फिर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अगर बनना है तो उनमें क्या योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। उनका उम्र 35 साल का होना चाहिए कम से कम। लोकसभा की मेंबर बनने के काबिल या योग्यता होना चाहिए उनके पास, और लाभ का पद को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप भी बन सकते हैं और हम भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इस बार आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये वाला, कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है ना, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। मतलब राष्ट्रपति को हमको इलेक्टेड करना है, कोई मेंबर ही ना इलेक्ट करेंगे, तो उस मेंबर में कौन कौन शामिल होंगे उसको देख लीजिए। संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के, जो निर्वाचित हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं, जिसको राष्ट्रपति 12 को नॉमिनेट करते हैं ना, वो नहीं शामिल होंगे इसमें, इलेक्टेड। राज्य विधानसभा जो स्टेट का होता है ना, वहां पर भी निर्वाचित सदस्य ही शामिल होगा। दिल्ली, पुडुचेरी और हमारा भी कश्मीर में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो गया है, वहां पे विधानसभा है। तो के जो है ना राज्य के निर्वाचित सदस्य ना शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना किस पद्धति के द्वारा होता है, तो आप सभी जानते हैं, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। आप इसको याद रखेंगे।
बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। आप यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी तो बिहार में एएसओ है, बहुत सारे एग्जाम है। करीब हमको लगता है कि 10 एग्जाम है बिहार में अभी, और अच्छे-अच्छे पोस्ट के, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, माफ कीजिएगा लेवल 9। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग देखिएगा। फिर बात करें यहाँ पे, इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को शामिल किया था। मतलब शुरू में नहीं था, एक वो संशोधन किया गया, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल करना। राष्ट्रपति से क्वेश्चन है ना, बिहार में बहुत बार पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अशोधित कथन। अब यहाँ पे देखिए, चारों स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, चारों राइट है। हम एक बार पढ़ देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो। ऐसे ही फैक्ट जो है ना, आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पहले उत्तराधिकारी, मान लीजिए प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म होने वाला, तो उससे पहले ही उत्तराधिकारी को जो है ना चुनाव करना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति जो है ना 5 साल के लिए क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बने रहेंगे। मान लीजिए उत्तराधिकारी अभी खोजा जा रहा है, नहीं हो पाया, तो अपने पद पे वो बने रहेंगे। यही सब क्वेश्चन जो है ना, स्टेटमेंट बना के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर पूछने वाला है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा, स्थगित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए निर्वाचन मंडल जो है ना अपूर्ण है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा, वहां पर होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है संसद द्वारा। आपको बता दें, राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, अगर उनको हटाना है, ये प्रोसेस जो है ना संसद के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसको महाभियोग बोलते हैं, आर्टिकल 61। मान लीजिए राष्ट्रपति का पद जो है ना समाप्ति से पहले ही रिक्त हो गया। सपोज कि जो प्रेसिडेंट है और उनका किसी कारणवश मृत्यु हो गया या इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमारे देश का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपको बता दें कि अगर ऐसा स्थिति होता है, मान लीजिए इस्तीफा का हो गया या उनका डेथ हो गया, तो उस समय तो आपका वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ठीक है। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तो उस समय कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। सपोज कीजिए ये भी नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो जज है ना, वो संभालेंगे। ओके, ये फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। और जब आपको पता चल रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना अगले 6 महीने में क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, उनका पद खत्म हो जाएगा, तो हमें पहले से ही जो है ना चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव कितने समय में नया चुनाव होना चाहिए? 6 माह के अंदर जो है ना इलेक्शन करवा लेना है हमें। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, देखिए अभी डिस्कस कर रहे थे ना, तो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करता है। उसके बाद देख लीजिए, यदि कोई सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, मान लीजिए कोई सांसद या विधानसभा का सदस्य, तो इसका परिणाम क्या होता है? तो पद ग्रहण करने की तिथि से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। मान लीजिए आप एमपी हैं, आपने इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट का और आप जीत गए, तो जिस दिन से आप अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में, आपका पद खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, कुछ-कुछ जो ऑफिसर हैं, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल को कौन करते हैं यहाँ पे अपॉइंट? यहाँ पे करते हैं अ, अच्छा, देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए 4 और महाधिवक्ता हो गए, तो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, है ना? तो क्या? इसमें से जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मतलब इसको प्लेजर बोलते हैं, अपना पद धारण करेगा, तो महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने से कितने समय के पश्चात लागू रह सकता है? 6 सप्ताह के बाद। मान लीजिए ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो जो है ना, और संसद का जो है ना एक हाउस अभी चल नहीं रहा है, ठीक, तो वो तो चलते रहेगा, ऑर्डिनेंस लागू रहेगा। लेकिन मान लीजिए संसद का जो लोकसभा भी एस्टेब्लिशमेंट हो गया,
और राज्यसभा भी, ठीक? तो ऐसे कंडीशन में 6 सप्ताह के बाद आपको परमिशन लेना होगा संसद से। आपको बता दें मनी बिल के बारे में, राष्ट्रपति कोई भी बिल मनी बिल है ना, तो राष्ट्रपति का परमिशन आपको लेना होगा, तब जाके आप लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, वरना ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में इसको एंग्लो इंडिया बोलते हैं, नाम निर्देशन को समाप्त कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया था इस बार 20 वाला में, ठीक है? 25 जनवरी 2020 से। ये क्वेश्चन रिपीट भी करेगा, ध्यान रखेंगे। क्यों रिपीट करेगा? क्योंकि अभी एएसओ का एग्जाम होना है, एफएओ का एग्जाम होना है, बहुत सारे एग्जाम होने हैं, तो क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नाम निर्देशन कर सकते हैं? तो 12 सदस्य, अनुच्छेद 80 के तहत। ये वाले आर्टिकल में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के कारणों की जांच नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति दी गई कि न्यायालय जो है ना राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए गए कारणों को जांच नहीं कर सकता। ये लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य है ना, इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ सदनों को संयुक्त संबोधित करना, संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजना राष्ट्रपति शक्ति के तहत आता है। ये हो गया विधायी शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, आपसे पूछेगा विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन सा शक्ति आता है? तो यहाँ पे संसद को आहूत, सत्रावसान, विघटन, है ना? ये सब चीज को याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा आपसे कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, इस पद्धति के द्वारा होता है, तो अनुपातिक, प्रतिनिधि पद्धति और एकल संक्रमणीय के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी मतलब निर्वाचित भी और नॉमिनेटेड भी। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत न्यूज में चल रहा है ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड वार को लेकर, ठीक है? बहुत सारे जो है ना विरोध उनके पार्टियों के द्वारा ही किया जा रहा है, उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस कारण से जो है ना, अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रम्प जो है भारत के मामले में भी इंटरफेयर किया, ईरान के मामले में भी कर रहा है, इजराइल के मामले में करते रहता है। इस कारण से न्यूज में पूरा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है ना, किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। आपको कमेंट में बताना ना कि फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में है, उसको कहाँ से हम लोग अडॉप्ट किए हैं? आप आंसर में कमेंट में आंसर बताइएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए? भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता और कोई भी लाभ का पद धारण न करना हो। और आपको बता दें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 14 सीट जो है ना और ऐड हो चुके हैं डीएसपी का, और इसमें उम्र जो है ना मिनिमम रखा गया है 20 वर्ष मिनिमम। तो जो लोग भी 20 साल के हुए हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आपको बता दें जितने भी डीएसपी में सिलेक्शन हो रहा है ना, सारे युवा वर्ग के लोग ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब आप देखोगे ना 21 से 25 या 26 साल का जो एज है ना, ये वाला संख्या आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि डीएसपी का जो पद है ना, उसमें काफी ऊर्जावान व्यक्तियों का जरूरत होता है, जो फिजिकली फिट हो और मेंटली भी स्ट्रांग हो वहां पे। अब बात करेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन। और आपको ये भी बता दें अभी जो है ना एएसओ का भी पोस्ट बहुत बढ़िया वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पटना में रहकर ही जॉब करें, तो एएसओ का बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आपको ट्रांसफर भी नहीं होगा, एएसओ का ऑफिस में आपको रहना है। ये हो गया। साथ ही बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिहार में आपको जो है ना विभिन्न विभागों में सेवा करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको पता ही है 71 का जो बीपीएससी एग्जाम है, वो भी बेहतर जॉब है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आप लोग को पसंद आता है ये फैक्ट। तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए उपराष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन आपको चुनना है। तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं, सही है? क्योंकि सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, उसके नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पीएम, उसके बाद आते हैं अपने अपने राज्यों के गवर्नर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई भी औपचारिक कार्य नहीं है, सही बात है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने और मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति का कार्य करता है तक नया राष्ट्रपति नियुक्त न हो जाए, सही बात है। अगर मान लो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए या उनकी मृत्यु हो गया, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट जो है ना कार्यभार संभालते हैं। लास्ट पॉइंट है संविधान में
उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों के लिए निर्धारित है? 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। ठीक है? ये तमाम फैक्ट हम लोग डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक, अपना लाइक, अपना शेयर सब कुछ करिए, ठीक है? ऐसे ही जो है ना इन्फॉर्मेटिव और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है ना, उसको जो है यहाँ पे लेकर आएँगे हम लोग, ठीक है? तो अब हम लोग बताते हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं ना, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला टू द पॉइंट बात यहाँ पे किया जा रहा है, टू द पॉइंट। बातें घुमा-फिरा के नहीं, टू द पॉइंट बात होगा यहाँ पे। सारे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको, सारे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे। और बता दें, ये जो सोर्स है ना हमारा, एक तो घटना चक्र, एनसीईआरटी, ट्यूशन, पीआईबी और जनसत्ता, ये तमाम सोर्स को कवर किया जाएगा। क्योंकि हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर को भी डेली कवर करते हैं और वहाँ पर भी जो है ना 15 से 20 फैक्ट ऐसे होते हैं ना जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और पीडीएफ जो है ना, आप उसको बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। डेली जो है ना 7 से 8 पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का। अभी हमारा अभी पॉलिटी चल रहा है, इसमें जो है ना लगभग 8 से 10 क्लास रहेगा। उसके बाद हम लोग साइंस की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, ओके। ऐसे करते-करते जो मेजर सब्जेक्ट है, बिहार स्पेशल, लास्ट में आपको करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का सारे कंटेंट यहाँ पर दे दिए जाएँगे। अब हम लोग बात करते हैं, किन वर्गों को यहाँ पर जुड़ना चाहिए। देखिए, जो लोग वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, ओके, और उनका कट ऑफ से कुछ नंबर से छूट जाता है, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर से, क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम है ना हमारा, फैक्ट आधारित एग्ज़ाम होता है। ऐसे में जो है ना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो बार-बार एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जा रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जुड़ना चाहिए, ठीक है? तो अभी-अभी तैयारी में जुड़े हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? और इसमें जो है ना अभी पीटी का इसमें जो चल रहा है कोर्स, साथ ही साथ हमारा पैरेलल कोर्स चल रहा है बीपीएससी 71 का मेंस वाला। उसमें 18 पीडीएफ अब तक अपलोड किए जा चुके हैं और 18 वीडियो भी बना दिया गया है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए 943035 7042 ये नंबर है और 8210702931 पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग चाहते हैं कि उनका फाइनल हो किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप लोग फ़ोन कीजिए हमें, ठीक है? और अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।